स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आजादी के इतने सालों बाद भी देश के कई गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज हम आपको छत्तीसगढ़ की दो तस्वीरें दिखाएंगे, जिसमें पहली तस्वीर धमतरी के सोरम भट गांव की है, जहां ग्रामीण सड़क बनने की कई सालों से बाट जो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर कांकेर जिले के आमाबाड़ा के दर्रो खल्लारी गांव की है, जहां स्कूल में छात्र तो हैं, लेकिन पिछले 1 साल से शिक्षकों को देखा नहीं गया है। जो बच्चे बच्चियां इधर से पढ़ने आती है गांव से, उनको पूरा घूम के आना पड़ता है। कभी यहाँ धमतरी के सोरम भटगांव मार्ग सिंगल रोड और जर्जर होने के कारण करीब दर्जन भर से ज्यादा गांव के लोग परेशान हैं। लोगों को जिला मुख्यालय आने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इलाके के लोग सड़क चौड़ीकरण करने की मांग को लेकर प्रशासन से मांग कर रहे हैं। साथ ही कलेक्ट्रेट से भटगांव मेन रोड तक पक्की सड़क बनाने की मांग भी की गई है। तो लोग परेशान हैं। जर्जर सड़क की वजह से लोगों को परेशानियां होती हैं, और खास करके जब बारिश का मौसम होता है तब इन लोगों की परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो करीब दर्जन लोग परेशान होकर इसकी शिकायत लेकर पहुंचे हैं। अब लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन उनकी सुध ले, जिससे कि उनकी जो सड़क है उसका निर्माण हो पाए और उन लोगों की पहुंच शहर तक आराम से हो पाए। जो बच्चे बच्चियां इधर से पढ़ने आती है गांव से, उनको पूरा घूम के आना पड़ता है। कभी यहाँ कलेक्टेड में आंदोलन होता है तो कोई वैकल्पिक मार्ग भी अभी तक बनाया नहीं गया है शासन के द्वारा। तो एक वैकल्पिक मार्ग भी बन जाएगा, लोगों को आने के लिए सुविधा भी हो जाएगी, प्लस ट्रैफिक का दबाव भी कम हो जाएगा शहर में। जो यातायात व्यवस्था है वो भी सुधर जाएगी। स्कूल वाले बच्चा मन भी आते, मजदूर मन आते, किसानिन मन खेत खार जाते, सब ला परेशानी होते। साथ साथ सामने में तालाब है, वहाँ नहावन वहावन का कार्यक्रम सब होते, तो आए जाए में बहुत परेशानी होती। कलेक्टर सीधा आना चाहते तो वो भी परेशानी है। कलेक्टर आए में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाती। तो और ये गोकुलपुर से कलेक्टर आने में हमको बहुत दिक्कत होता है। सिर्फ वो 30% है, काम कोई खास नहीं है, तो हमको आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। गोकुलपुर से पुरुल तक जाने के लिए चौड़ीकरण होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, स्कूल आने के लिए बहुत तकलीफ होता है, तो ये होना चाहिए। कलेक्ट्रेट से भटगांव जाने वाली सड़क के प्रस्ताव है, हमारे नॉलेज में भी है और उसको हम लोगों ने कार्यान्वयन लिया है। इसके साथ साथ आज आम जनता भटगांव वालों की मांग थी कि उसको चौड़ीकरण भी की जाए, जो गोकुलपुर से भटगांव जाती है, तो उस पर भी आगे कार्रवाई करेंगे। और वैभव चौधरी हमारे सहयोगी धमतरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, क्या है ये पूरा मामला? अवश्य जी, आपको बताना चाहूंगा, ये सोरम भटगांव का जो मार्ग है काफी लंबे समय से जर्जर हो चुका है। जैसे ही पानी यहाँ पे गिरता है तो काफी गड्ढे भी हैं यहाँ पे, जिससे पानी भर जाता है। और साथ ही यहाँ पे कई दफ्तर हैं, शासकीय दफ्तर हैं, विभागीय दफ्तर हैं, कई दफ्तर हैं, जहाँ पे फिर आने जाने में कई दिक्कतों का सामना होना पड़ता है। लेकिन वैभव, इस सड़क के निर्माण के लिए आखिर कौन सा वो अड़ंगा है जो
काम नहीं होने दे पा रहा है या काम नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जैसा कि अभी ग्रामीणों ने भी बताया कि बहुत छोटी सी जगह है, कोई ज़्यादा बड़ा भी प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत छोटी सी जगह है और उसको दुरुस्त किया जा सकता है। जी, जैसा आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे छोटी सी जगह, छोटा सा ही मार्ग है, लेकिन उसमें अधिकारियों द्वारा बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। सिर्फ बोला जाता है, आश्वासन दिया ही जाता है कि बस अब बनाएंगे, लेकिन अभी तक कोई उसमें मरम्मत का भी कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। तो क्या अभी जैसे कि कहा गया कि इसको लेकर कार्य योजना बना ली गई है, कार्य योजना में इस काम को शामिल किया गया है, कोई आश्वासन या किसी तरह की कोई हलचल दिख रही है कि यहाँ पर काम शुरू होने जा रहा है या होगा, कुछ ही दिनों में होगा? नहीं, मैं जैसा आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। हमेशा कई बार ग्रामीणों आके कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इसमें हलचल और कुछ भी कार्य उसमें नहीं दिख रहा है। चलिए, प्रीतपाल सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्थानीय हैं, उसी गांव से रहते हैं उसी गांव में और उस सड़क को भली भांति समझते हैं कि आखिर क्या क्या मूल समस्याएं वहां हो रही हैं, क्या कुछ दिक्कतें वहां पर आती हैं लोगों को, बच्चों को, किस तरह की उस सड़क की वजह से समस्याएं होती हैं। समस्या ऐसी है सर कि जब धमतरी शहर बढ़ा तो धमतरी शहर कलेक्टेड को बाहर थोड़ा शिफ्ट कर दिया गया धमतरी से रुद्री की तरफ, और उसके बाद धीरे धीरे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस थे उसको कलेक्टेड के आसपास ही शिफ्ट करते गए, पर सुविधाएं उतनी ही कम होती गई। साथ में वहाँ पे जाने के लिए जो मार्ग है, मुश्किल से वो 400-500 मीटर का मार्ग जो बचा हुआ है, जो वहाँ से 7 से 8 गाँव को जोड़ता है, जिसपे लगभग 15 से 20 हजार लोग रहते हैं उस गांव में, वो मुश्किल से अगर हम उसकी लागत माने तो 8 से 10 लाख की लागत में, तो अगर कलेक्टर साहब चाहें तो उसे डीएमएफ फंड से भी बनाया जा सकता है या अन्य किसी मद, अगर कोई भी जनप्रतिनिधि चाहे वो हमारे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे वो महापौर हो, तो वो सब भी मिलकर एक जन सुख में आगे बढ़े, क्योंकि एक पहल सिर्फ एक। तो प्रीतपाल जी, क्या आप लोगों ने इन लोगों से, इन प्रतिनिधियों से भी जाकर मुलाकात की है, उनको भी इस परेशानी के बारे में अवगत कराया है अभी तक? नहीं, हमने ऐसा कोई अवगत नहीं कराया, क्योंकि यह मांग पुरानी रही है गांव की और शहर की, क्योंकि यह सभी ने देखा है, और यह ऐसा अवगत, मेरे को ऐसा लगता है कि उनका अवगत होगा, क्योंकि लोग लगभग सभी लोग कलेक्टेड जाते हैं, और कई बार ऐसा देखा गया है कि कलेक्टेड में आंदोलन होता है या कुछ होता है तो कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है। साथ ही साथ वहाँ पे एक मुफ्त स्कूल भी है गर्ल्स का, जो छत्तीसगढ़ में लिमिटेड है, उसके लगा हुआ रोड है। बहुत पर्यटन गंगरेल जाने का भी रोड जो है वो भटगांव होते हुए ही जाता है, एक और जो रोड बनाया गया है। तो बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो मतलब जल्द से जल्द वो अगर बने तो लोगों की समस्या हल हो जाएगी। चलिए, बोधन ध्रुव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सरपंच हैं उसी गांव से, ग्राम भटगांव के सरपंच। सरपंच जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सड़क छोटी सी है, मांग बड़ी है, लंबे समय से मांग की जा रही है, क्या सरपंच की जो निधि रहती है उस निधि से सड़क का निर्माण नहीं किया जा सकता है? नहीं, वो पीडब्ल्यू रोड है सर, हम लोग नहीं बना सकते उसको। तो फिर आप पीडब्ल्यूडी का क्या कुछ कहना है? पीडब्ल्यूडी ने क्या कहा, आखिर उसको क्या दिक्कतें क्या हो रही हैं, क्या परेशानी हो रही है? बीच में सुनने को मिला टेंडर हो गया, बस सुनाई भर मिलता है सर, हुआ कुछ नहीं है। अब अगर आप जैसे कलेक्ट्रेट पहुंचे, आपको आश्वासन मिला, अगर अब काम फिर से नहीं होता है, सड़क जस की तस बनी रहती है, क्या कुछ आपका रुख रहेगा? ग्रामीणों का क्या रुख रहने वाला है? अब धरना प्रदर्शन, हम धरना में बैठेंगे सर, नहीं करेगा तो। चलिए वैभव, इस तरह की जो समस्याएं हैं, और मुझे लगता है कि ये एक अकेला भटगांव नहीं है, कई आज भी ऐसे गांव हैं जो विकास की बाट जो रहे हैं और उनकी समस्याएं ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ही छोटी छोटी समस्याएं हैं। आखिर विभाग जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं, कौन वो व्यक्ति है, कौन वो विभाग है जो जिम्मेदार है, जो इस तरह के छोटे छोटे कामों को अटका के डाल देते हैं, जिससे कि समस्याएं लोगों को बड़ी बड़ी होने लगती हैं? जैसा आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप जिम्मेदार जिसको बोलेंगे, वो प्रतिनिधि भी जिम्मेदार है और अधिकारी भी जिम्मेदार है, क्योंकि उनको समय रहते सड़क की मरम्मत नहीं की जाती है और बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। जैसे कि आपको अभी
नेशनल हाईवे में भी यहाँ पे कई बड़े बड़े ऐसे गड्ढे हो गए हैं जो जानलेवा हैं। कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अभी तक उसमें मरम्मत का कार्य नहीं किया जा रहा है। अच्छा, एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की भी बात कही जा रही थी। वैकल्पिक मार्ग यहाँ से कैसे निकालने की योजना थी, या उस पर गांव वाले या स्थानीय लोग सोचते हैं कि कैसे एक वैकल्पिक मार्ग दिया जा सकता है उन्हें? नहीं, जैसा आपको बताया, वैकल्पिक मार्ग बस सोचा गया था, ऐसा अभी कुछ प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रीतपाल जी, बोधन ध्रुव जी। लेकिन लोगों की समस्याओं का आखिर समाधान कब होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। करीब दर्जन भर गांव के लोग इस पूरे मामले को लेकर कलेक्ट्रेट के पास पहुंचे, लेकिन कलेक्टर ने सिर्फ आश्वासन दिया है। अब लोगों को ये आश्वासन तो कई पिछले सालों से मिलता आ रहा है, लेकिन लोगों को नहीं मिल रहा है तो सड़क का निर्माण। आखिर क्यों इतने विभाग लापरवाह और सुस्त बने रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां और बढ़ती चली जाती हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जैसे कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से ये जो सड़कें हैं, वो रोडें हैं, वो खुदी हुई हैं, गड्ढे भरे हुए हैं, पानी भरा हुआ है। बारिश के समय में बच्चे आखिर स्कूल कैसे जाएंगे? अगर कोई बीमार होता है तो वो अस्पताल तक कैसे पहुंचेगा? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मजदूर भी बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन रोज अगर वो इस रास्ते से जाएंगे तो कैसे समय पर पहुंच पाएंगे? बड़ा सवाल यही है कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, और ये सड़क का निर्माण आखिर कब तक हो पाएगा, जिससे कि लोगों को सुविधा हो पाए। वैसे तो आमतौर पर स्कूलों में शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन एक स्कूल ऐसा भी है जहां बच्चे खुद टीचर बने हुए हैं। तो जहां एक और पूरे देश के स्कूलों में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसा गांव भी है जहां के बच्चे शिक्षक को 1 साल से नहीं देखे हैं। बच्चे खुद ही अपनी पढ़ाई करते हैं। स्कूल में 2 शिक्षक हैं, पर दोनों शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचते। पूरा स्कूल बांस से बना हुआ है। बच्चे इन्हीं बांस की दीवारों को ब्लैक बोर्ड समझकर उसी पर पढ़ाई कर लेते हैं। ये पूरा मामला कांकेर जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र आमाबेड़ा के ग्राम दर्रो खल्लारी का है, जहां प्राथमिक शाला, स्कूल और आंगनबाड़ी एक बांस से बने भवन में 2018 से चल रहा है। यहां जब से स्कूल की शुरुआत हुई है, तब से लेकर आज तक वहां के बच्चे बांस से बने हुए स्कूल की दीवार पर ही रोजाना पढ़ाई करते हैं। शिक्षक आते नहीं हैं। बच्चे मन मारकर खुद ही स्कूल पहुंच जाते हैं, बैठते हैं, खुद ही एक दूसरे को पढ़ाते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस स्कूल में जब शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, तो शिक्षक स्कूल से नदारद क्यों रहते हैं? आखिर इस तरह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? और इस खबर पर हमारे सहयोगी तामेश्वर सिन्हा कांकेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तामेश्वर, क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइए। जी दिनेश, आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है कांकेर जिले के आमाबेड़ा का है। आमाबेड़ा जो है एक घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां दर्रो खल्लारी करके नामक एक गांव है। वहां के जो प्राथमिक शाला के बच्चे हैं, वो जो भवन है, स्कूल भवन है, वो बांस से बना हुआ है। दरअसल बस्तर में बांस के स्कूल के भवन इसलिए बनाए जाते थे ताकि जो है नक्सली उनको नुकसान ना पहुंचा सके। पक्के स्कूल भवन नहीं बनाया जाता था। लेकिन इस समय भी 21-22 इस सालों में भी जो है, इन वर्षों में भी वहां जो है बांस के स्कूल भवन बनाए गए हैं, जिसके कारण जो है बांस का जो स्कूल भवन, वहां से पानी टपकता है। बच्चों को पढ़ने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक ही हॉल जैसे एक रूम में जो है 1ली से लेकर 5वीं तक बच्चे वहां बैठते हैं। आपको बता दूं आगे कि वहां जो है साल भर से जो प्रधान पाठक शिक्षक है, वो साल भर से आए नहीं है। जो एक अन्य शिक्षक है, वो बीच बीच में महीने में कभी कभार आए जाते हैं। मजबूरन जो है बच्चों को वहां जो है खुद ही एक दूसरे को पढ़ाना पड़ता है, और वो जो है मध्याह्न भोजन खा के घर चले जाते हैं। जी दिनेश। लेकिन तामेश्वर,
चूंकि आपने कहा इतना बड़ा ये मामला है जहां स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती की गई है, स्कूल में शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं, क्या इन शिक्षकों की शिकायत नहीं की गई? इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई? या फिर अगर इन शिक्षकों को समस्या है तो इनको हटाकर किसी दूसरे शिक्षकों को वहां रखना चाहिए? जी दिनेश, आपको बता दूं कि बस्तर का दुर्भाग्य है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के चलते जो है शिक्षक हमेशा उन स्कूलों में नहीं जाते हैं। ये आमाबेड़ा के एक सिर्फ दर्रो खल्लारी गांव की स्कूल की कहानी नहीं है। आमाबेड़ा में ऐसे दर्जनों स्कूल हैं जहां ये कहानियां हमको जो है देखने को मिलेगी। आमाबेड़ा का ही एक गांव है ऊपर कामता करके, जहां वहां जो है शिक्षक ने एक मानवता दिखाते हुए अपने घर में पढ़ा रहे हैं, स्कूल भवन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है जो शिक्षक हैं वो ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जिसके कारण जो है हमको जाने में परेशानियां होती है, हम समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन इन सब का खामियाजा जो है यहाँ बस्तर के बच्चों को उठाना पड़ता है। जी दिनेश, लेकिन जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को लेकर दावे किए जा रहे हैं, आखिर वो दावे कहाँ हैं? इतनी सख्ती, इतनी सुविधाएं सब देने के बावजूद भी अगर बच्चों को शिक्षक ही नहीं मिल पा रहे हैं तो ऐसे स्कूल चलाने का क्या फायदा? जी दिनेश, बता दूं कि यहाँ जो है ग्राउंड में एक अलग ही नजारा होता है। हालांकि जो है ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय में जो है एक अच्छे स्कूल और पक्के स्कूल, अच्छे ड्रेस आपको मिल जाएंगे, लेकिन अंदरूनी इलाकों में वही जो है बहुत बुरी स्थिति है। बच्चे जो है स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल जाने की बजाय जो है शिक्षक नहीं आने के कारण जो है वो खेलने कूदने में लग जाते हैं। कई जो है स्कूल भवनों में ताला लगा रहता है। अभी हाल की बात में ही है, इसी जिले से खबर आई कि कई सालों से जो है एक स्कूल भवन का ताला नहीं खुला है, जिसके कारण जो है बच्चे हमेशा जो है वहाँ खेला कूदा करते थे। खबर प्रकाश में आने के बाद जो है जिला प्रशासन ने उस पर जो है कार्रवाई की। हालांकि जिला प्रशासन समय समय पर जैसे ही ये मामले मीडिया के जरिए बाहर आते रहते हैं वो कार्रवाई करते रहती है। और आपको बता दूं कि जो जर्जर स्कूल भवनों की बात हो रही है, कांकेर में जो है 62 ऐसे स्कूल है जो भवन विहीन है। अभी तक जो है उनमें स्कूल भवन ही नहीं बने हैं। तो कहीं ना कहीं जो है शिक्षकों को भी एक बहाना मिल जाता है कि स्कूल भवन ही नहीं है तो वहाँ क्या करेंगे, और बच्चे जो है अपने सारे खेलने कूदने में लगे रहते हैं। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोमल जी, ये कांकेर की एक स्कूल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जिस तस्वीर में साफ तौर पर दिख रहा है कि बच्चे तो स्कूल में मौजूद हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। बच्चे खुद ही एक दूसरे को अपना पढ़ा रहे हैं और अपने घर चले जाते हैं। कैसे देखते हैं इस मामले को? जी नमस्कार सर, और सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। हमसे राय ली जा रही है। ये बात सच है कि आज हम छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 22 साल बाद भी जहाँ पे खड़े हैं, निश्चित तौर पे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में स्कूलों की स्थिति बेहतर करने की बात पूर्व की सरकार भी ढिंढोरा पीटती रही, लेकिन आज की सरकार भी बड़े वादे किए, घोषणाएं की, लेकिन आज तक धरातल पे दिख नहीं रही है, जिसका परिणाम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को झेलना पड़ रहा है। ये आमाबेड़ा क्षेत्र के कई ऐसे स्कूल है, जैसे कि कामेश्वर जी बता रहे थे 62 स्कूल, इसके अलावा और भी ऐसे स्कूल हैं जो अत्यंत जर्जर अवस्था में आज भी हैं, और बच्चे वहाँ मजबूर होकर वहाँ पढ़ाई करते हैं। शिक्षकों की कमी की वजह से काफी तकलीफ यहाँ के बच्चे झेल रहे हैं, और यही कारण है कि जो आदिवासी बहुल एरिया है, यहाँ शिक्षा का स्तर बेहद खराब है। और जिस तरह से सरकार के ऊपर, जिस भरोसे के साथ सरकार को ये क्षेत्र के लोग चुनते हैं, सरकार को चाहिए कि उनके भरोसे पे कायम रहे और शिक्षा, कम से कम शिक्षा के स्तर को बेहतर करने की दिशा में पहली प्राथमिकता सरकार की चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति बड़ी ये विडंबना है, इसे विडंबना ही कह सकते हैं कोमल जी। जिस तरह से नक्सलियों को लेकर एक डर खास करके शिक्षकों में, और वो वही स्थिति यहाँ पर भी इस स्कूल में बताई जा रही है कि जो शिक्षक हैं वो ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्कूल है जिसकी वजह से डर रहे हैं। इस डर को कैसे सरकार मिटा सकती है, या ये डर क्यों नहीं मिटा पाई है? देखिए, ये नक्सलवाद एक मामला है, लेकिन इसके अलावा सरकार के जो सिस्टम है वो पूरी तरह फेलवर है। सरकार की नीयत नहीं है कि शिक्षा का स्तर ठीक करें। हम देखें कि आज सरकार जिस तरह से पैसे शिक्षा के क्षेत्र में बहाती है, लेकिन धरातल पे दिखती नहीं है ना। ये आज यहाँ के कर्मचारी अपनी मांग को लेकर लगातार आंदोलित रहे हैं, आपको ज्ञात है, और बेसिक सुविधाएं यहाँ की सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। मुझे लगता है जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने शिक्षा को बेहद प्राथमिकता के साथ उसको बेहतर करने की दिशा में काम किया। यदि प्रदेश की सरकार साफ नियत के साथ छत्तीसगढ़ के शिक्षा स्तर को
ठीक करने की दिशा में काम करेगा तो निश्चित है कि यहाँ का भी ठीक हुआ। नक्सलवाद के नाम पे बहानेबाजी प्रदेश की सरकार करती है और मुझे ऐसा लगता है कि चलो शुरुआती दौर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, लेकिन आज हम कहें इस स्थिति में है कि नक्सल, सुदूर नक्सल, हम कोयलीबेड़ा की हम बात करें, कोयलीबेड़ा के बच्चे आज सड़क पे उतरने को बाध्य हैं स्कूल में शिक्षकों की मांग को लेकर। इससे ये साबित होता है कि बच्चे भी चाह रहे हैं, पालक भी चाह रहे हैं और क्षेत्र के लोग चाह रहे हैं शिक्षा का स्तर बेहतर हो, लेकिन नक्सलवाद का बहाना करके भूपेश बघेल जी की सरकार, यहाँ की प्रदेश की सरकार अपनी जो कमजोरियां हैं उसको छिपाने की दिशा में काम कर रही है। कमजोरियों को छिपाने के लिए तरह तरह के बहाने कर रहे हैं। आज भी मैं प्रदेश की सरकार से अपील करना चाहूंगा, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था से अपील करना चाहूंगा कि शिक्षा को पहली प्राथमिकता के साथ यदि लेकर सरकार काम करे तो निश्चित है कि शिक्षा का स्तर बेहतर होगा और प्रदेश की और इस देश की प्राथमिक जरूरत है ये शिक्षा, जिस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। चलिए कोमल जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे सहयोगी तामेश्वर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तामेश्वर, सवाल ये भी है, जिस तरह से कहा गया कि सुरक्षा को लेकर जो शिक्षक हैं वो संतुष्ट नहीं है, तो सरकार पर सवाल सुरक्षा को लेकर के भी खड़े होते हैं कि जब आम लोगों को सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है तो फिर किस तरह से ये दावे किए जाते हैं कि सरकार में सुरक्षा का भाव हमने बढ़ाया है और शिक्षा को लेकर हम इतना काम कर रहे हैं। जी दिनेश, बता दूं कि बस्तर में जैसा पहले माहौल था, हालांकि अभी वैसा माहौल तो नहीं है। लोग आराम से आ जा सक रहे हैं, सड़कें बन रही है, पुल पुलिया बन रहे हैं, कनेक्टिविटी जो है उन गांवों तक पहुंच रही है, जो पक्की कनेक्टिविटी है, पक्के सड़कों की वो पहुंच रही है। तो अभी सुरक्षा को लेकर मद्देनजर नक्सली अपना काराना हरकत तो समय समय पर वो दिखाते रहेंगे, क्योंकि वो जिस विचारधारा से लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं वो उन चीजों को जो है करते रहेंगे। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं एक तरह से नक्सलियों को बैकफुट में भी ढकेला है। और रही बात स्कूलों में शिक्षकों की तो दूसरी एक बड़ी बात ये भी है कि इन पूरे क्षेत्रों में जो है शिक्षकों की भी एक तरीके से कमी है। हम देखेंगे कि यहाँ जो है जो 200 प्रधान पाठक के जो पद हैं वो रिक्त हैं, अभी से वो भरे नहीं गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है शिक्षकों में एक मनोबल ये भी टूटता है कि इन स्कूलों में जो है शिक्षकों की कमी होने के कारण उनको पूरा जिम्मा, जैसे ये दर्रो खल्लारी स्कूल की जो बात हम कर रहे हैं आमाबेड़ा में, उस पहली से 5वीं तक सिर्फ जो है 2 शिक्षक पढ़ा रहे हैं वहाँ, जबकि वहाँ कम से कम जो है 3 से 4 शिक्षक उनको चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो है शिक्षकों का एक तरह से मनोबल ये भी टूटता है कि 2 शिक्षक ही हम जो है पूरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बाकी शिक्षकों की नियुक्ति आखिर यहाँ क्यों नहीं की गई है। जी दिनेश, चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तामेश्वर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे खुद ही पढ़ाई करने पर मजबूर हो रहे हैं। ये सरकार को सोचने की बात है। जहां शिक्षक स्कूलों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, बच्चे अकेले बैठकर शिक्षकों की बाट जो रहे हैं। कई शिक्षक तो ऐसे हैं जो महीनों महीनों तक स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन सरकार एक तरफ जब दावा करती है कि शिक्षा को लेकर हमने इतना विकास किया है, शिक्षा को लेकर हम इतना काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी तस्वीरें उनके इन दावों को पोल खोलकर रख देती हैं और सवालिया निशान भी खड़ा करती हैं। और फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।